लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों जहाँ तक पढ़ा था, अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। हमें अब तक के चैप्टर में ये समझ आया है, हमने जो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, हमने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि हमें ज़रूरत क्यों है उन्हें बचाने की, है ना, और कैसे कैसे करके हम उन्हें दूषित कर रहे हैं, हम उन्हें नष्ट कर रहे हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन, पंजाब से एक प्रकरण अध्ययन। अब पंजाब में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक अध्ययन किया गया था, एक स्टडी की गई थी, जिससे ये जो हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसका क्या निष्कर्ष निकला था, अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में। पंजाब के उपजाऊ क्षेत्रों में एक गंभीर संकट सामने आया, जहां भूजल संसाधन तीव्र गति से क्षीण हो रहे हैं। मतलब ऐसा देखा गया कि पंजाब, आप लोगों को पता है, ये हमारा जो पूरा नॉर्थ वाला बेल्ट है, ठीक है, ये कितना फर्टाइल है, यहाँ की जो लैंड है वो कितनी ज़्यादा फर्टाइल है। और आप सोचो पंजाब को क्यों कहा जाता है, यहाँ पे 5 नदियाँ आके मिलती हैं भाई, जहाँ पे 5 नदियों का जल प्रवाहित हो रहा होगा, उस जगह पे तो भाई वो फर्टाइल होगी ही होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि पंजाब के उपजाऊ क्षेत्रों में एक गंभीर संकट देखा गया, जिसमें देखा कि भूजल संसाधन यानी जल वाले जितने संसाधन थे वो तीव्र गति से क्या होते जा रहे थे, नष्ट होते जा रहे थे। पंजाब हरित क्रांति का केंद्र था, यानी यहाँ से हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी बड़े बड़े जो हमारे रेवोल्यूशन थे वो हमने देखे थे, जिसने हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को भोजन उपलब्ध कराया और भारत के खदानों के विषय में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। मतलब जब हमारे यहाँ पे फूड के क्राइसिस हो गए थे, यानी हमारा खाना जो था ख़त्म होता जा रहा था, उस टाइम पे कौन सी क्रांति आई थी भैया, हरित क्रांति आई थी। याद आ रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो फूड के भंडार थे, यानी हमारे जो भोजन के भंडार थे वो भरते गए थे, है ना। हम लोगों ने काफ़ी, हमने पूरी अपनी आबादी को क्या कराया था, भोजन करवा दिया था। तो ऐसे में ऐसी जगह से जहाँ पे एक समय पे उसने इतने सारे लोगों का पेट भरा था, आज उस जगह पे क्या हो रहा था, भूजल संसाधन की तीव्र गति से क्षीण होते जा रहे थे, ठीक है। वर्तमान में वही राज्य संधारणीयता की समस्या का सामना कर रहा है। प्रकृति के दोहन अल्प समय में पुनर्जनन से अधिक किया गया है। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि जितना हमारे पास रिसोर्सेज था, अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, ठीक है, मान लो मेरे पास पानी सिर्फ 10 लीटर है और मैं उसका इस्तेमाल, मतलब मेरे पास जो 10 लीटर पानी है ना वो 10 दिन के लिए है, ठीक है। अब अगर मेरे पास है, मेरे ऊपर है वो कि मैं हर दिन 1-1 लीटर पानी यूज़ करूँ, हिसाब से पानी का इस्तेमाल करूँ, या फिर मैं कर दूँ 10 लीटर पानी एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ। तो क्या हुआ, मैंने अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज किया ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया कि प्रकृति का दोहन अल्प समय में ही पुनर्जनन से अधिक किया गया, यानी इससे पहले वो पुनर्जनन हो उससे पहले तो हम सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर चुके, ठीक है। यद्यपि यह चिंता केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह कई अन्य राज्यों को भी प्रभावित करती है। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिक्कत भाई पंजाब में हो रही तो वहीं के लोगों के लिए दिक्कत है, नहीं, ये सब राज्यों में भी अपना प्रभाव हमें दिखाती है। कैसे, 1960 के दशक में कृषकों ने गेहूं और धान की उच्च उपज वाली किस्मों की ओर देखना आरंभ किया। यानी 1960 के समय में कृषकों ने क्या किया, किसानों ने गेहूं और धान के जैसी उच्च उपज वाली किस्मों की ओर भी देखना, मतलब उन्हें उगाना भी शुरू कर दिया। इन्हें पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी इसमें आपको पता है ना, जैसे चावल की जो फसल होती है, जो हमारी कॉटन की फसल होती है, इन सबको में क्या चाहिए होता है, हमें पानी बहुत ज़्यादा इसमें चाहिए होता है, ठीक है। इन्हें पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक जल की आवश्यकता होती है और कृषकों ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूजल का दोहन प्रारंभ कर दिया। यानी अब ये फसल तो उगानी ही थी, तो इस फसल को उगाने में पानी ज़्यादा लग रहा था, अब उन्होंने क्या कर दिया, पानी का दोहन यानी पानी का वेस्टेज क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। यानी निःशुल्क विद्युत यानी फ्री में बिजली मिलने के कारण क्या हो रहा था, आपूर्ति करने के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। यह स्थिति वर्तमान में भारत के अधिकांश भागों में व्याप्त है। आज भी ऐसी कंडीशन देखी जाती है कि पानी का इतना ज़्यादा वेस्टेज हम लोग देखते हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग की भी आवश्यकता की थी। मतलब ऐसा ही नहीं कि पानी वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों यानी जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल हमारे जो पेस्टिसाइड्स थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आप समझो ये आपका खेत है, इस खेत में आपने ऐसी फसल लगाई जिसमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता है। इसी बहुत सारे पानी में आपने क्या किया, देखो ये आपका खेत था, ठीक है,
इसी खेत में आपने बहुत सारी अपनी ये जो जो भी आपने फसल लगाई, इसमें आपको ढेर सारे पानी की ज़रूरत है। अब पानी के साथ साथ ये पानी का प्रवाह आ रहा है यहाँ से, पानी के साथ साथ आपने इसमें जो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया, जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, यानी आपके उर्वरक का इस्तेमाल किया, उसमें आपने कैसा यूज़ किया, केमिकल वाले इस्तेमाल करे। ये सब क्या थे, केमिकल से भरपूर थे। अब ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे, ये क्या हो गए, आपके पानी में भी मिक्स हो गए, आपकी फसल में भी मिक्स हो गए। अब बताओ, ये सारा पानी क्या इसी में रहता है? नहीं, पानी का इरिगेशन सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ पानी एग्जिट भी होता है। अब जो पानी यहाँ से निकलेगा, वो पानी निकलेगा कैसा, केमिकल वाला। उस पानी में भी क्या मिक्स हो चुका होगा, केमिकल। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या कर दिया, पानी को भी पॉल्यूट कर दिया, हमारी फसल भी बेकार हो गई। तो ऐसे करके सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये आज भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन कारकों का संयुक्त प्रभाव यह है कि पंजाब के एक बड़े भाग में भूजल स्तर, यानी पानी का जो स्तर है, वो काफ़ी क्या हो चुका है, गिर चुका है। लगभग 30 मीटर की गहराई तक पहुंच गया है, जो कृषकों की पहुंच से बाहर है। साथ ही कीटनाशकों और उर्वरकों के रसायन भूजल में घुल गए हैं, यानी जो केमिकल है, ये सारा पानी में क्या हो चुका है, मिल चुका है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, समझ आया? आगे देखते हैं। पंजाब के लगभग 80% क्षेत्र को अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी अतिदोहित यानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड, ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज वाली लाइन के बहुत ही नीचे आ चुका है। दूसरे शब्दों में, हमने भूजल के पुनर्स्थापन एवं पुनर्जनन की तुलना में कहीं अधिक अनुपात से जल का दोहन किया है। यानी पानी जितना पुनर्स्थापित पुनर्जनन हो सकता था, उससे भी अधिक अनुपात हम लोगों ने उस जल का क्या कर दिया है। मतलब हम लोगों को जितना पानी इस्तेमाल करना था, हम उससे कई ज़्यादा मात्रा में पानी तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। हम देख सकते हैं कि अल्पावधि के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, परंतु दीर्घकालिक परिणामों को ठीक करने में समय और प्रयास लगेगा। हम बोलते हैं ना, धीरे, आपने कभी ये डायलॉग सुना होगा कि भाई अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए पानी बचाओ, उनके लिए रिसोर्सेज छोड़ के जाओ। फिर वो क्या करेंगे, अगर हम पानी सारा आज ही वेस्ट कर देंगे, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो कौन सा पानी पिएंगी, वो क्या करेंगी पानी के बिना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। ये पंजाब का मैप, और इसमें आप देखो, ये जितना एरिया आपका रेड से मार्क हो रखा है, डार्क रेड में एकदम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुका है, जो पानी का स्तर है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, नीचे गिर चुका है। देख पा रहे हो आप, ये डार्क रेड वाले जितने भी हमारे एरियाज़ हैं। आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सीमेंट का उदाहरण। ठीक है, सीमेंट का उदाहरण कैसे पढ़ना है, देखिए। सीमेंट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे घर, विद्यालय, अस्पताल और अन्य भवनें, सेतुओं, मार्गों और हवाई अड्डों, सभी को सीमेंट की आवश्यकता होती है। हमारी जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में हम जो लगा रहे हैं, वो क्या है भाई, सीमेंट ही तो है। सीमेंट उत्पादन को सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक माना गया है। यानी ये जिन जिन फैक्ट्रीज़ में बनता है, उन फैक्ट्री का जो धुआं, इससे जो बनने से धुआं निकलता है, ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हमारा माना गया है, देखा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सीमेंट उत्पादन को सबसे अधिक उत्पादन प्रक्रिया के क्रम में निकलने वाली महीन धूल हमारे पशुओं के फेफड़ों में प्रवेश कर उन्हें क्षति पहुंचाती है। यानी इनसे जो धुआं निकलता है, वो हमारे कहाँ पे, जो हमारे पशु हैं, उनके फेफड़ों में जाता है, हमारे फेफड़ों में जाता है और हमें क्षति पहुंचाता है। पौधों की पत्तियों पर जम जाती है, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। मतलब उनकी जो फर्टिलिटी है, उनकी जो ग्रोथ है, वो क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगी। आप लोगों को पता है ना, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटा कहते हैं। याद आ रहा है, स्टोमेटा के पोर्स जो हमारी गैसेस के एक्सचेंज को वो करते हैं, अंदर की गैसेस को बाहर छोड़ते हैं, बाहर की गैस को अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर उसी लीव के ऊपर बहुत सारा सीमेंट आके जम जाएगा, तो पोर्स भी क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, और गैसेस आना जाना अपना नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इससे मृदा एवं जल में भी प्रदूषण होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट कारखानों के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं। अब भाई, ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाते हैं, आप लोगों को भी पता है दिवाली के टाइम पे कितना सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती है कि कोई भी पटाखे नहीं फोड़ेगा, पटाखे बैन है। क्या सच्ची में पटाखे बैन होते हैं? नहीं होते हैं। दिवाली वाले दिन हमें पता ही नहीं कि भाई इतने पटाखे जल कहाँ से रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उन्होंने दिशा निर्देश बनाए हैं, जिसमें ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण न्यूनतम हो या पूरी तरह से समाप्त हो जाए। मतलब देखो, सीमेंट बनाना तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सीमेंट बनने से जो प्रदूषण हो रहा है, उसको डिक्रीज़ तो कर सकते हैं, उसको कम तो कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या बताए हैं, दिशा निर्देश घोषित किए थे।
इसके अतिरिक्त प्रदूषण कम करने वाली वैकल्पिक सामग्रियों के निर्माण की दिशा में भी प्रयास हो रहा है। मतलब ऐसा क्या करें कि जैसे मान लो सीमेंट के अलावा हम और चीज़ें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम लोग ये प्रदूषण भी कम हो जाए, इससे होने वाली दिक्कतें भी कम हो जाएं। इनमें पत्थर और मृदा जैसी पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग एवं वनस्पति आधारित सामग्रियों और अनुपयोगी व्यर्थ प्लास्टिक से पुनः निर्मित सामग्री सम्मिलित है। ये सब उसके बारे में बताया कि इसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है, जब ये बन रही होती हैं तो इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो हमने यहाँ पे पढ़ा। चलिए, पारंपरिक सामग्रियों और विधियों को आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ संयोजित किया जा रहा है। यानी पारंपरिक यानी हमारी जो पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी उनको आज की आधुनिक हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके साथ मिक्स करके देखा जा रहा है, जिससे ऐसी नई सामग्रियाँ बनाई जा सकें जिससे संधारणीय हो। अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। आप लोगों ने देखा है आजकल जो शादी में, पार्टीज़ में, फंक्शंस में वो वाली प्लेट्स चल रही हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, वो उनको बोला जाता है ना कि वो शुगर केन के वेस्ट से बनी है। शुगर केन क्या होता है हिंदी में? शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। ठीक है, अब गन्ना से क्या हुआ, जितनी उससे चीनी बननी थी बन गई, बाकी जो उसका वेस्ट बचता है। अच्छा, आपने गन्ने का जूस निकलता हुआ देखा है? गन्ने के जूस को हम लोग गन्ने को हम ऐसे एक मशीन में डालते हैं, वो जूस उसमें से निकलता है, यहाँ से जूस निकल आया, बाकी आगे क्या निकल के आता है? सारा वेस्ट निकल के आता है। तो इसी बचे हुए वेस्ट से क्या बनाई जा रही थी? पेपर प्लेट्स बनाई गई, चम्मचें बनाई गई। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, आज की आधुनिक तकनीक का हमने इस्तेमाल करके कुछ नई सामग्रियों का निर्माण किया। उत्पादन की प्रक्रिया कम प्रदूषणकारी हो, ऐसी भी हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भाई ऐसा करने से ज़्यादा प्रदूषण ना बढ़े। स्थानीय रोजगार भी प्रदान कर पाएँ हम लोग, तथा उस स्थान की जलवायु को ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार की जाए। ऐसा नहीं कि मैंने फैक्ट्री सेटअप कर दिया, उसके आसपास का जितना भी वहाँ पे बसावट है उसको तो मैं नष्ट ही करती चली जाऊँ। ठीक है, ऐसा नहीं करना हमें। वृक्षायुर्वेद एक प्राचीन भारतीय वनस्पति विज्ञान है। वृक्षायुर्वेद मतलब वृक्ष और आयुर्वेद यानी दोनों का मिश्रण। जो हमारा जितना भी आयुर्वेद जो वृक्ष से हमें दवाइयाँ मिल रही हैं उससे आप ये समझो, जो पौधों और वृक्षों के अध्ययन और देखभाल पर केंद्रित है। यह शब्द संस्कृत से आया है जिसमें वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आयुर्वेद का अर्थ है जीवन या फिर स्वास्थ्य का विज्ञान। यह पारंपरिक ज्ञान प्रणाली अनेक सहस्त्रबदियों पुरानी है और इसे लगभग 10वीं शताब्दी में सूरपाल के वृक्षायुर्वेद जैसे ग्रंथों में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। मतलब वो बताते हैं कि ये इतनी पुरानी है कि इनको अपनी पहचान भी मिली, मतलब इनको अच्छे से हम लोगों ने क्या दिया, इनको इनकी इम्पोर्टेंस भी दी गई कि ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी सालों तक पढ़ा भी और वो आज भी हमारे लिए कारगर हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाए जाने वाले विशिष्ट पौधों के विषय में विस्तृत सुझाव दिए गए हैं। बीज संग्रह, संरक्षण और रोपण पूर्व उपचार की जटिल विधियों प्रदान की गई हैं। मतलब जितना भी हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो इस किताब में अच्छे से हमें बताई गई है। सिंचाई तकनीकों का विस्तृत वर्णन किया गया है और पौधों की प्रजातियों, विकास अवस्था और मौसमी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न सुझाव दिए गए हैं। यह प्राकृतिक विकर्षों और एक साथ उगाए जाने वाले पौधों के माध्यम से कीट नियंत्रण की भी रणनीतियों को निर्दिष्टित करता है। मतलब वो बताना चाहते हैं इसमें हर चीज़ का सॉल्यूशन है कि आपको इरिगेशन कैसा करना है। आपके अगर खेत में वीड्स हो गए हैं, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना कि अनवांटेड प्लांट्स हो गए हैं, वो हो गए हैं, तो उन्हें कैसे नष्ट करना है, इन सब के बारे में भी सब हमें बताता है। संधारणीय कृषि का यह रूप मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फसल चक्र और मिश्रित फल जैसे प्रथाओं को प्रोत्साहित भी करता है। वृक्ष आयुर्वेद मृदा की नमी बनाए रखने के साथ साथ मृदा में कवक, जीवाणु, केंचुओं जैसे जीवों के विकास को सुगम बनाने हेतु मृदा की जुताई के उचित तरीकों पर भी सुझाव देता है। हमें पता है ना हमारे जो खेत है उसके अंदर छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना कि अंदर जाके क्या कर रहे हैं, हमें हमारी सॉइल को और फर्टाइल बना रहे हैं। ठीक है, तो उनका ध्यान रखने के लिए भी हमारे को इस वृक्षायुर्वेद में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिक्किम एक प्रकरण अध्ययन। अब हम लोगों ने पंजाब के बारे में तो पढ़ा, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भैया? सिक्किम के बारे में। सिक्किम में पेमा के परिवार को खेत में महंगे रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में भ्रम और बढ़ते ऋण का सामना करना पड़ रहा है। यानी ऋण मतलब बहुत ज़्यादा उनका क्या हो गया, कर्ज हो गया बहुत ज़्यादा उन पे। मतलब लोगों का क्या बोलोगे आप इसको,
उधार आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो सिक्किम में जो पेमा है, एक लड़की का यहाँ पे बताया गया है कि पेमा का जो परिवार है वो महंगे रसायनों का अपने खेत में इस्तेमाल करने के कारण उनका ऋण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका सामना करना पड़ रहा है। जब राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की नीति की घोषणा की, तब पेमा के परिवार ने इसे अपनाने का निर्णय लिया। अब सरकार ने क्या बोला कि भाई आप जैविक खेती यानी नेचुरल जो हमारा चीज़ें हैं उससे आप अपनी खेती करो। तब पेमा के परिवार ने क्या किया, उसको निर्णय लिया कि हाँ भाई ठीक है, अब हम लोग भी कैसी खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे। आरंभ में यह परिवर्तन सरल नहीं था। फसल का उत्पादन घट गया। अब देखो केमिकल का इस्तेमाल करके तो बहुत फसल अच्छी उग जाती है, लेकिन नेचुरल चीज़ों से हमें उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। ऐसा बोलते हैं ना, एलोपैथी एलोपैथी ये जो हम लोग खाते हैं, पैरासीटामॉल खा रहे हैं, लिमसी, विटामिन सी वगैरह की टैबलेट्स वगैरह हम लोग खाते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता चलता है कि ये सब क्या है, एलोपैथी है। लेकिन वहीं हमारा एक दूसरी तरफ आता है क्या, आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद हमें क्या कहता है, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो हमें धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। वहीं हमारी जो एलोपैथी है वो हमें जल्दी से ठीक कर देती है। तो सेम चीज़ वो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जब उन्होंने नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनका उत्पादन, उनकी जो फसल का रेट था, रेट इन द सेंस जितनी वो उग रही थी, उनकी जो मात्रा थी वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा घट गई। क्योंकि वर्षों से रसायन के उपयोग का कारण मृदा अपनी उत्पादन क्षमता खो चुकी थी और अब उसे पुनः अर्जित कर रही थी। मतलब उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया था। अब भाई बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल कर ही लिया है तो अब वो जो फसल है उसने तो हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। अब उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है या फिर वो ठीक भी नहीं हो सकती है। ठीक है, परिवार ने कंपोस्ट खाद का प्रयोग आरंभ किया। नीम और लहसुन से प्राकृतिक कीट निरोधक तैयार किए तथा वर्ष भर में अनेक फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया। लगभग 5 वर्ष बाद पेमा का खेत फल फूल रहा था, यानी उन्हें 5 साल लग गए नेचुरल तरीके से अपने खेत को ठीक करने में। वह अपनी इलायची, अदरक और पारंपरिक सब्जियां अच्छी कीमतों पर बेच पा रही थी। 2016 में सिक्किम 100% जैविक राज्य बन गया। इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछ लेगा कि भाई कौन सा राज्य है जो पूरी तरीके से क्या है, जो 100% हमारा क्या बन चुका है, जैविक राज्य बन चुका है। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और उसकी सारी कृषि भूमि जैविक प्रमाणित हो गई, यानी उसमें सारी चीज़ें कैसी इस्तेमाल होने लगी, जो हमारी नेचुरल थी। इसके प्रभाव परिवर्तनकारी थे। स्थानीय जैव विविधता, फली फूली, लाभदायक कीड़े और पक्षी वापस लौट आए। जैविक खेती के मॉडल को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के कारण पर्यटन में वृद्धि हुई और कृषकों की आय में औसतन 20% की भी वृद्धि हुई। मतलब देखो अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी सारे खेत वेत को सबको क्या कर दिया, एकदम नेचुरल बना दिया। यानी वो सब चीज़ें क्या कर रहे थे, नेचुरल फर्टिलाइज़र, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे करके 2016 में सिक्किम को ये उपाधि मिल गई, यानी सिक्किम एक ऐसा पूरा राज्य बन गया जिसमें 100% सब कुछ क्या यूज़ हो रहा था, 100% नेचुरल चीज़ें यूज़ हो रही थी। समझ रहे हो, 100% क्या यूज़ हो रहा था, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे करके क्या पड़ा भाई, वहाँ पे देखने आने लगे कि अरे ऐसी ऐसी खेती हो रही है जो 100% बिल्कुल सब नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे करने से वहाँ पे क्या बढ़ा, पर्यटन भी बढ़ा और लोगों की जो उनके वहाँ के जो खेती करने वाले कृषि क्षेत्र था उसमें 20% उनके वेतन में क्या हुई, वृद्धि हुई। वर्तमान में सिक्किम एक वैश्विक मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो दर्शाता है कि संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों परिणामों में सुधार करते हुए संधारणीय कृषि पद्धतियों को सफलतापूर्वक अपना सकता है। यानी उसने एक एग्जाम्पल सेट किया कि भाई आप सब कुछ क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें हम लोग नेचुरल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी खेती को अपने कृषि प्रधान क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं, सब चीज़ें नेचुरल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं, ग्रोथ भी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, संसाधनों का दायित्वपूर्ण एवं विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करेंगे, दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विषय में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन संसाधनों का उपयोग इस तरह करें कि ये लंबे समय तक विद्यमान रहें, कि मानवता अधिक संधारणीय विकल्प ढूंढ सके। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 10 लीटर पानी है जो कि मेरे लिए 10 दिनों के लिए है। कितने दिनों के लिए है, 10 डेज़ के लिए है। अब मेरे ऊपर है कि मैं एक दिन में ही 10 लीटर सारा पानी ख़त्म कर दूं, या फिर मेरे पास है कि मैं 1 से 10 दिन तक अपने उस 10 लीटर पानी को क्या करूं, चलाऊं। ऐसा मेरे ऊपर ही है ना। अब
1 लीटर, एक 1 से 10 दिन तक पानी जो हम लोग चलाएंगे अपना, ये जो 10 लीटर मेरे पास पानी है जो मैं 1 से 10 दिन तक चलाने वाली हूँ, अगर मैं ये चलाऊंगी तो इन 10 दिनों में मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं ये सोच पाऊँ कि भाई मुझे आगे क्या करना है। मतलब 1 से 10 दिन अगर मैं इस 10 लीटर पानी का इस्तेमाल ठीक से करूँगी तो मेरे पास इन 10 दिनों में यह सोचने का समय होगा कि भैया 11 से 20वें दिन तक पानी कहाँ से लाओगे। समझ आ रहा है? ठीक है, मेरे पास अगर 1 से 10 दिन तक का पानी उपलब्ध होगा, मैं उसे ठीक से इस्तेमाल करूँगी तो मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं ढूंढ पाऊँ, मैं सोच पाऊँ कि मैं अपने 11 से 20वें दिन तक का पानी कहाँ से लाऊंगी। इसको और समझते हैं। आप मान लो आपके यहाँ पे ट्यूसडे मार्केट लगती है, जो वीकली मार्केट होती है ना, वो ट्यूसडे को लगती है। ठीक है, अब मम्मी क्या करा, मम्मी ने ट्यूसडे को सब्जी लाई। अब जो ट्यूसडे वाली सब्जी है वो ट्यूसडे टू ट्यूसडे चलेगी, ट्यूसडे से लेकर कब तक चलेगी, अगले ट्यूसडे तक चलेगी। अब भाई वो हमारे ऊपर है कि हम वो सारी सब्जी एक ही दिन में ख़त्म कर दें या 2 दिन में ख़त्म कर दें, या फिर हम वो उस ट्यूसडे को लाई सब्जी को अगले ट्यूसडे तक चलाएं। तो हम उन सब्जियों को अगर अगले ट्यूसडे तक चलाएंगे तो इस बीच इन 7 दिनों में हमारे पास क्या ये समय नहीं होगा कि हम ये सोच पाएँ कि हमें आगे क्या करना है, हमें कौन सी सब्जी लानी है, आगे कैसे करेंगे, अगले हफ्ते क्या बनाएंगे, इन सब चीज़ों के सोचने का हमें समय मिल जाएगा। वो यहाँ पे हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमें अनवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि ताकि हम लोग ये सोच पाएँ, हमें ये समय मिल पाए कि हम आगे जाके और किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई विकल्प ढूंढ पाएँ। उदाहरण के लिए हमें यथासंभव अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता है। यानी हम कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें अभी फ़िलहाल के लिए, नवीकरणीय, जो क्या हो जाएंगे, जल्दी से हमारे पास बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का नेतृत्व। भारत इस चीज़ को कैसे देखता है, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भारत का क्या पक्ष है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारत और फ्रांस ने, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा, याद रखना। भारत और फ्रांस में कौन सा गठबंधन हुआ था, याद रखना। पूछ लेगा कब हुआ था तो तुम बता देना, 2015 में हुआ था। किस लिए हुआ था, सौर ऊर्जा के लिए हुआ था। ठीक है, को आरंभ किया गया था। यह सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध सूर्य की रोशनी से समृद्ध देशों का एक गठबंधन है। यानी ये गठबंधन किन किन देशों के बीच हुआ था, जिन देशों में सनलाइट यानी सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, यह गठबंधन उन देशों पर केंद्रित है जहां वर्ष भर यानी साल भर पर्याप्त धूप उपलब्ध रहती है। आपको पता है हमारे यहाँ पे 6 महीने तो गर्मी पूरी प्रॉपर फुल फ्लेज्ड रहती है ना। हमारे पास कब से गर्मी हमारी शुरू हो जाती है, हमारे पास अप्रैल से लगभग गर्मी शुरू हो जाती है और सनलाइट तो हमारे पास रहती ही रहती है। ठीक, तो हमारे पास जो गर्मियों का जो पूरा मौसम होता है इसमें हमारे पास भरपूर मात्रा में क्या है, धूप तो उपलब्ध है। भारत के विकासशील क्षेत्रों में सौर परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश करने में सहायता की है, तकनीकी विशेषज्ञता साझा की है और मित व्यय वित्त पोषण विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज या फिर इकोनॉमिक ऑप्शंस उन्होंने हमें उपलब्ध कराए। अब इकोनॉमिक ऑप्शन क्या है, देखो आप इसको ऐसे समझो, हमें बताया जाता है जैसे हम लोगों ने सब्जी धोई, ठीक है, हमने उसका जो सब्जी धोने के बाद जो पानी है हमने उसे ऐसे ही सिंक में फेंक दिया। हमें क्या एडवाइस दी जाती है कि भाई जो पानी बचा हुआ है उसको तुम किस में डाल दो, अपने प्लांट्स में डाल दो। यही हमें एडवाइस दी जाती है कि वो प्लांट्स को दे दो वो पानी। अब वो पानी प्लांट्स को देने से हो क्या रहा है, हमने पहला क्या किया, पानी को बचा लिया है ना। हमने क्या करा, अपनी बिजली को भी बचा लिया। कैसे बचा लिया, अगर वो जो तुमने सब्जी धोई थी उसका पानी तुमने फेंक दिया, ठीक है, अब तुम्हें अपने प्लांट्स में पानी डालना है तो तुम प्लांट्स में पानी डालने के लिए क्या करोगी, अपनी मोटर से अपनी टंकी से पानी लोगी और प्लांट्स में डालोगी। अब उसमें क्या होगा, तुम्हारी टंकी का पानी खाली होगा और वो पानी भरने के लिए तुम्हें दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी चला के टंकी भरनी पड़ेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि उन्होंने हमें बहुत ही इकोनॉमिक, बहुत ही हमें अच्छे ऑप्शंस बताए कि हम ऐसे इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास धूप तो प्रचुर मात्रा में आ रही है लेकिन हमें पता नहीं है कि हम उसका क्या करें। पापड़ सुखाने के अलावा हमें पता ही नहीं था कि भाई हम क्या करें, धूप का आ रही है आने दो। लेकिन धीरे धीरे करके हम लोगों ने समझा कि हम सोलर पैनल जैसी चीज़ों का यानी सोलर एनर्जी का हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम धूप से क्या जनरेट कर सकते हैं, विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। समझ आया। भड़ला और उद्यान
भारत की सौर ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। ये दो जगहों के नाम उन्होंने बताए हैं, जो यह दर्शाता है कि कैसे एक देश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय विकल्पों की ओर संक्रमण कर सकता है। भारतीयों के लिए यह गठबंधन पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और आर्थिक अवसर दोनों का प्रतीक है। आर्थिक अवसर यानी इकोनॉमिक, हमारे पास जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका भी प्रतीक है। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व यानी हम लोग अपने नेचर को लेकर, अपने एनवायरनमेंट को लेकर हम लोग उत्तरदायी हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इन सभी प्रयासों के साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि जल और स्वच्छ वायु जैसे आधारभूत संसाधनों सहित संसाधनों की वितरण और उन तक पहुंच प्राय समाज के कुछ वर्गों के साथ न्यायपूर्ण नहीं होता। मतलब क्या हुआ इसका, नगरों में अनेक क्षेत्रों में पीने का जल का पर्याप्त और नियमित आपूर्ति नहीं हो पाती है। यानी हम लोग चाहे जितना भी इन सब चीज़ों को बचा लें, बट क्या ये जो रिसोर्सेज हैं वो सब तक एक्सेसिबल हो पाते हैं, सब तक पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं। उद्योगों और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण उन लोगों को प्रभावित करता है जो इन संकटों से स्वयं को बचाने में असमर्थ हैं। देखो, अब अगर कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो एक झुग्गी झोपड़ी बना के रहेगा, वो कहीं पे भी अपना बसेरा डाल के रहेगा। अब उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी, तो मान लो ये एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के आसपास ही अपना बसेरा बसा लेगा। ये फैक्ट्री है, उसने अपना घर भी यहीं बना लिया, उसने अपनी झुग्गी भी क्या कर ली, यहीं पे डाल ली। अब इस फैक्ट्री से जो धुआं निकलेगा, क्या वो उसको प्रभावित नहीं करेगा? क्या उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी? होगी। बट क्या इसके पास कोई ऑप्शन है? इस व्यक्ति के पास यहाँ रहने के अलावा कोई और ऑप्शन है कि भाई वो कहीं और जाके फ्लैट लेके रह ले? नहीं ना। तो ऐसे करके ऐसे लोगों को, ऐसे वर्गों में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि वो इन संकटों से स्वयं को बचाने के भी लिए भी असमर्थ है, यानी वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध को स्मरण रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन और संधारणीयता की दिशा में कार्य करना चाहिए। भगवद गीता में लोक संग्रह का उल्लेख है कि सभी को अपने व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर सभी की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। क्या अब समय आ गया है कि हम इस गंभीरता पर विचार करें? मतलब हमें बस अपने अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। इसमें हम लोग अपने बारे में कैसे सोच रहे हैं? हम लोग अपने बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि मान लो हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेत में। हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करके सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि चल भाई मेरा तो काम हो गया, मेरी तो फसल अच्छी हो गई, मेरा तो काम हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए। कैसे सोचोगे कि आपने जो अपने उसमें इस्तेमाल किया है, केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है, वो पानी के साथ बह के आपके पानी में भी मिल गया, वो पानी कोई जीव जंतु पिएगा, कोई पक्षी पिएगा, वो सॉइल को ख़राब करेगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सिर्फ अपने बारे में ना सोच के इस नेचर के बारे में सोचना चाहिए, हमारी धरती माता के बारे में सोचना चाहिए। वो कैसे सोचोगे कि अपने फील्ड में भैया केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल निषेध कर दो, बंद कर दो, केमिकल को यूज़ ना करके हम लोग सब चीज़ें क्या यूज़ करें, नेचुरल चीज़ों पे आ जाएं, सब कुछ नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। समझ आया? होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।